तो आज का पहला टॉपिक है हाइपर कैल्सीमिया। ठीक है, आज हमने इलेक्ट्रोलाइट वाला चैप्टर स्टार्ट किया है। हाइपर कैल्सीमिया, तो पहले तो कैल्शियम की नॉर्मल लेवल्स क्या होते हैं 8 to 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ओके, अब हाइपर कैल्सीमिया हम कब कहेंगे, जब बेसिकली 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा कैल्शियम लेवल होगा सिरम में। ओके, अब इसमें भी तीन वो है कि माइल्ड, मॉडरेट और सी। तो माइल्ड जब 10 से 12 मिलीग्राम होगा। ओके, मॉडरेट जब 12 से 14 होगा, और सीवियर कब होगा, जब 14 से ज़्यादा होगा। यूनिट याद रखना मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब कैल्शियम को रेगुलेट कौन करता है हमारी बॉडी में, तो तीन चीज़ें होती है। ठीक है, एक तो पैराथायराइड हार्मोन, एक विटामिन D3 और दूसरा कैल्सिटोनिन। जैसे कि अगर कैल्शियम बॉडी में कम है, ठीक है, तो बॉडी क्या करेगी, पैराथायराइड हार्मोन को सिक्रीट करेगी। पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीट होगा, कैल्शियम लेवल। पैराथायराइड हार्मोन हमें पता है क्या करता है कि बोन का डिस्ट्रक्शन करता है। ठीक है, तो इससे क्या है कि बोन का जो कैल्शियम है वो सिरम में आ जाता है। तो ऐसे क्या है, कैल्शियम लेवल बढ़ने लगेगा। जब कैल्शियम लेवल बढ़ने लगेगा तो एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से अब क्या है, पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रीशन कम होगा, और जब पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रीशन कम होगा तो फिर से क्या है, कैल्शियम भी कम होगा। तो ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, कि कैल्शियम कम था तो फिर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म गया, पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीट होना शुरू किया। पैराथायराइड हार्मोन ने फिर कैल्शियम सीरम में इंक्रीज़ किया। जब सीरम कैल्शियम इंक्रीज़ हो गया तो दोबारा से फीडबैक गया और पैराथायराइड हार्मोन कम हो गया। फिर तो ये कंटिन्यूस साइकिल चलती रहती है। ओके, और ये हमें पता है कि पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम को, जैसे हमने बोला कि पैराथायराइड हार्मोन क्या कर रहा है, कैल्शियम को इंक्रीज़ कर रहा है। और वो कैसे कर रहा है, तो वो कर रहा है कैल्शियम सीरम लिख लेना यहाँ पे, बाय रिलीजिंग कैल्शियम फ्रॉम बोन्स and reducing calcium loss from urine. ओके, तो पैराथायराइड हार्मोन बोन से कैल्शियम को रिलीज़ करवाता है, इससे जो सीरम कैल्शियम लेवल है वो इंक्रीज़ होता है। और दूसरा किडनी से कैल्शियम का जो एक्सक्रीशन है वो भी कम करवाता है। ठीक है, तो इन दोनों मैकेनिज्म से पैराथायराइड हार्मोन जो है वो कैल्शियम को इंक्रीज़ करवा रहा है सीरम में। अब एक चीज़ आती है, चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले कॉजेज़ देख लेते हैं कि क्या क्या कॉज हो सकता है। तो एक कॉज तो तुम्हें यहीं से समझ में आ गया होगा कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। दूसरा कॉज क्या हो सकता है, मेलिग्नेंसी। जैसे हमें पता है कि कुछ ट्यूमर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक्टोपिक हार्मोन सिक्रीशन करते हैं। तो ऐसी अगर लंग्स में, ब्रेन में या किडनी में कहीं भी ऐसा कोई ट्यूमर हो गया है जो एक्टोपिक पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन कर रहा है, कैल्शियम का ही सिक्रीशन कर रहा है, तो फिर सीरम कैल्शियम लेवल बढ़ेगा। इसके अलावा जो थर्ड कॉज है वो है लिथियम। लिथियम क्या करता है, ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ना उसकी सेंसिटिविटी कम कर देता है। तो बेसिकली जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो क्या है, कैल्शियम लेवल को सेंस नहीं कर पा रहा। ओके, पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है अब कैल्शियम लेवल को सेंस नहीं कर पा रहा कि एक्चुअल कितना कैल्शियम लेवल है। तो इस चक्कर में अगर कैल्शियम बढ़ा भी हो तो पैराथायरॉयड हार्मोन का को पता नहीं चलता कि इतना कैल्शियम है, और वो और कैल्शियम सिक्रीट करवाता रहता है। ठीक है, तो डिक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ कैल्शियम। तो अगर लिथियम पॉइजनिंग या लिथियम टॉक्सिसिटी हो जाए तो उससे भी क्या है, कैल्शियम लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है। नेक्स्ट कॉज जो है वो है विटामिन डी एक्सेस। ठीक है, विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाता है वो इंटेस्टाइन में।
तो विटामिन डी अगर ज़्यादा एक्सेस में होगा तो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है थायाजाइड डायूरेटिक्स। ये क्या करते हैं, ये कैल्शियम का एक्सक्रीशन कम करवा देते हैं यूरिन में। ओके, तो कैल्शियम का एक्सक्रीशन अगर यूरिन में कम होगा तब भी सीरम कैल्शियम लेवल इंक्रीज होता है। और इसके अलावा कोई भी जो ग्रैनुलोमेटस डिजीजेस होती है ना, वो भी एक कॉज है। ग्रैनुलोमेटस डिजीज भी क्या करती है, विटामिन डी का इंक्रीज विटामिन डी को इंक्रीज कर देती है। अगर विटामिन डी इंक्रीज होगा तो वही बात है कि कैल्शियम का भी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। ओके, इसके अलावा प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन भी है कॉज में। और एक कॉज जो है इम्पॉर्टेंट वो है फैमिलियल हाइपोकैल्सिक यूरिक हाइपरकैल्सीमिया। सो बेसिकली फैमिलियल हाइपोकैल्सियूरिक हाइपरकैल्सीमिया। सो फैमिलियल हाइपोकैल्सिक यूरिक हाइपरकैल्सीमिया में क्या होता है कि ये बेसिकली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। और इसमें क्या है, जो किडनी है ना वो कैल्शियम को एक्सक्रीट नहीं कर पा रही। ठीक है, सो ये देख लेना कि ये बेसिकली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसमें जो किडनी है वो एक्सक्रीट नहीं कर पाती एक्सेस कैल्शियम को। ओके, इनफ कैल्शियम को, जिसकी वजह से कैल्शियम का जो लेवल है वो ब्लड में इंक्रीज होगा। ऑलराइट, ये चीज़ है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम ग्रैनुलोमेटस का कॉज ये था। ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ में जैसे सार्कोइडोसिस या ट्यूबरकुलोसिस, ये सब क्या है, ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ है। तो इसमें क्या होता है, जो मैक्रोफेजेस होते हैं ना वो विटामिन डी का प्रोडक्शन इंक्रीज कर देते हैं। और अगर विटामिन डी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो विटामिन डी क्या करेगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा करवाएगा इंटेस्टाइन में, तो उससे सीरम कैल्शियम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं क्लिनिकल फीचर्स। सो क्लिनिकल फीचर्स को याद रखने के लिए अगर हम उनका मैकेनिज्म समझे ना तो उनको याद रखना आसान हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम और इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे तो सबके कुछ क्लिनिकल फीचर्स ऐसे होते हैं जो आपस में मिक्स होने लगते हैं और कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। सो देखो, जो क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं तो जो कैल्शियम अगर ब्लड में बढ़ेगा, ठीक है, तो ये किस वजह से हो रहा है, हमने एक चीज़ देखी थी पैराथायरॉयड हार्मोन की वजह से। पैराथायरॉयड हार्मोन क्या कर रहा था, जो बोन था उनका रिजॉर्प्शन या फिर डिस्ट्रक्शन कर रहा था। ठीक है, उसकी वजह से कैल्शियम इंक्रीज हो रहा था। तो इसमें पहला क्लिनिकल फीचर जो आएगा वो बोन से रिलेटेड आएगा। वो क्या आएगा कि बोन जो है वो वीक हो रही है, तो पेशेंट बोन वीक, जैसे बोन पेन वगैरह की कंप्लेन करेगा। ठीक है, बोन पेन, मसल पेन, इन सब की कंप्लेन करेगा और उसके बोन वीक होंगे तो ऑस्टोपीनिया, मल्टीपल फ्रैक्चर्स, ऑस्टोपोरोसिस फीमेल में, ठीक है, इन सब की कंप्लेंट्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो पहला जो क्लिनिकल फीचर है वो बेसिकली कॉज से आ गया। नेक्स्ट है कि किडनी, अब देखो सीरम में कैल्शियम इंक्रीज हो गया, ब्लड में जब कैल्शियम इंक्रीज हो गया तो किडनी क्या करने की कोशिश करेगी, उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगी। ओके, तो जब किडनी एक्स्ट्रा कैल्शियम को बाहर निकालने की कोशिश करेगी तो साथ में क्या है, वाटर भी निकलने लगेगा। सो बेसिकली पॉलीयूरिया, क्योंकि वो यूरिन के थ्रू ही बाहर निकालेगी ना कैल्शियम को, तो पॉलीयूरिया की कंप्लेन आएगी। अब पॉलीयूरिया हो रहा है तो पेशेंट को फिर थर्स्ट भी ज़्यादा लगेगी, तो पॉलीडेक्सिया। ओके, तो इसकी थर्स्ट भी इंक्रीज हो गई। दूसरा क्या है, अगर पॉलीयूरिया हो रहा है और पेशेंट इतना इनफ वाटर इनटेक नहीं कर रहा तो डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। ओके, और इस डिहाइड्रेशन की वजह से
जो कैल्शियम है, जैसे हमने केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा है कि कैल्शियम के जो हम क्रिस्टल्स बनाते थे वो कैसे करते थे कि कैल्शियम का जो एक्सेस वाटर है वो हम रिमूव कर देते थे, ठीक है। तो उससे क्या है वो क्रिस्टल्स वगैरह बनने शुरू हो जाते थे। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, कैल्शियम है और बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है तो उससे क्या है किडनी में स्टोन्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, कैल्शियम स्टोन्स। तो अगर कोई पेशेंट है जिसका कैल्शियम लेवल हाई है तो तुम्हें इसको समझाना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, अदरवाइज आपकी किडनी में स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है। ओके, तो ये हो गए सेकेंड क्लिनिकल फीचर्स किडनी से रिलेटेड। थर्ड क्लिनिकल फीचर जो है, हमें पता है ये जो कैल्शियम होते हैं ना ये क्या करते हैं, नर्व का डीपोलराइजेशन कराते हैं। ओके, सो बेसिकली जो ये लाइक न्यूरॉन्स वगैरह में कैल्शियम गेटेड चैनल वगैरह होते हैं वो डीपोलराइजेशन कराते हैं। तो इसके सीधा सा कॉन्सेप्ट याद रखो कि अगर कैल्शियम बढ़ेगा तो जो नर्व एक्शन होगा या एक्शन पोटेंशियल वगैरह होगा वो कम होगा, ठीक है, वो कम होगा। सो बेसिकली हाइपर कैल्शियमिया में ऐसे ऐसे फीचर्स आएंगे जिससे क्या है कि न्यूरॉन एक्साइटेबिलिटी कम है ये पता चलेगा, और हाइपो में उसका उल्टा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फीचर्स आएंगे, जैसे कंफ्यूजन हो सकता है, लेथार्जी, मसल वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, ओके, ये सब फीचर्स आएंगे, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ में क्या है, कार्डियक इफेक्ट्स। जो कैल्शियम है न्यूरॉन की एक्टिविटी के साथ जो कार्डियक मसल्स है उनकी भी उनका भी काम वो देखता है, ठीक है। बेसिकली स्टिमुलस वगैरह एक्शन पोटेंशियल वगैरह मेंटेन करता है। सो बेसिकली एरिथमियाज वगैरह हो सकता है। और अगर हम ईसीजी पे देखें तो ईसीजी पे क्या होगा, जो क्यूटी इंटरवल होगा वो शॉर्ट होगा, तो शॉर्ट क्यूटी इंटरवल, ओके। ये मेन वो है। सो बेसिकली इसको, ठीक है। तो कैल्शियम पहले तो तुमने कॉज से देखा क्या क्लिनिकल फीचर्स आ रहे हैं कि बोन का डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो वो बोन पेन, बोन वीकनेस वगैरह। फिर किडनी उसको एक्सक्रीट करने की कोशिश कर रही है जिसकी वजह से पॉलीयूरिया हो रहा है, पॉलीयूरिया की वजह से फिर पॉलीडिप्सिया और डिहाइड्रेशन और किडनी स्टोन्स बन सकता है। फिर कैल्शियम जो है नर्व का स्टिमुलस, नर्व का डीपोलराइजेशन वगैरह कराती है तो उससे क्या है कंफ्यूजन, लेथार्जी, मसल वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन ये सब होगा। और कार्डियक में क्या है एरिथमिया, और जो ईसीजी पे है शॉर्ट क्यूटी इंटरवल देखने को मिलेगा, ओके। अब देखो इन्वेस्टिगेशन तो तुम्हें यहाँ से पता चली गई होगी कि हम सीरम कैल्शियम लेवल चेक करेंगे, ओके। उसके अलावा हम पैराथायरॉयड हार्मोन चेक करेंगे, हम विटामिन डी लेवल चेक करेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें तो हुआ है। बस यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि जो कैल्शियम हम सीरम में चेक करते हैं ना वो होता है टोटल कैल्शियम, टोटल सीरम कैल्शियम। अब ये जो टोटल सीरम कैल्शियम होता है ये क्या होता है, एक होता है हमारी पास एल्ब्यूमिन बाउंड कैल्शियम, एल्ब्यूमिन बाउंड कैल्शियम, ओके। और दूसरा होता है हमारे पास फ्री आयोनाइज्ड कैल्शियम। जो हाइपर कैल्सीमिया हो रहा है ना वो बेसिकली इसकी वजह से होता है फ्री आयोनाइज्ड कैल्शियम। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है फ्री आयोनाइज्ड कैल्शियम का वो होता है 4 to 5.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ओके। सो बेसिकली अगर एल्ब्यूमिन बाउंड कैल्शियम बढ़ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो एल्ब्यूमिन बाउंड कैल्शियम होता है ना ये फिजियोलॉजिकली एक्टिव नहीं होता, ये फ्री आयोनाइज्ड कैल्शियम होता है जो कि फिजियोलॉजिकली एक्टिव होता है, ओके। तो सीधी सी बात है, अगर एल्ब्यूमिन बाउंड कैल्शियम बढ़ रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे अगर हम सीरम में चेक करेंगे तो उसमें टोटल कैल्शियम लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ आएगा। इसलिए हमें एक चीज़ करनी पड़ती है, हमें करेक्टेड कैल्शियम कैलकुलेट करना पड़ता है, ओके। ये समझ में आया तुम्हें
कि जो टोटल सीरम कैल्शियम होता है वो बनता है एल्ब्यूमिन बाउंड कैल्शियम और फ्री आयनाइज्ड कैल्शियम से। अगर फ्री आयनाइज्ड कैल्शियम नॉर्मल भी है और एल्ब्यूमिन बाउंड कैल्शियम बढ़ रहा है बॉडी में, तब भी क्या है, सीरम कैल्शियम जो है वो उसका लेवल बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए हमें क्या है, करेक्टेड कैल्शियम लेवल चेक करना पड़ता है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है करेक्टेड कैल्शियम लेवल चेक करने का वो है मेजर्ड टोटल कैल्शियम, ठीक है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर में, प्लस 0.8 इंटू 4 माइनस सीरम एल्ब्यूमिन ठीक है, ये होगा सीरम एल्ब्यूमिन जो होगा ग्राम पर डेसीलीटर में होगा। तो ये है करेक्टेड कैल्शियम मेजर करने का फॉर्मूला। ठीक है, मेजर्ड टोटल कैल्शियम प्लस 0.8 इंटू 4 माइनस सीरम एल्ब्यूमिन। ओके, तो क्लिनिकल फीचर्स हो गए, इन्वेस्टिगेशंस हो गए। अब इन्वेस्टिगेशंस में क्या है कि ये इन्वेस्टिगेशंस तुम्हें ये भी बता सकती है कि कैल्शियम का कॉज क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें कॉज ट्रीट करना है, क्योंकि जब तक तुम कॉज ट्रीट नहीं करोगे तब तक हाइपरकैल्सीमिया भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो तुमने देखा कि जो तुमने ये करेक्टेड कैल्शियम लेवल चेक किया और ये ज़्यादा आ रहा है, तुम्हें पता चल गया हाइपरकैल्सीमिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा तुम्हारा, कि तुम पैराथायरॉयड हार्मोन चेक करो। ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन तुमने चेक किया तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो पैराथायरॉयड हार्मोन लो है या फिर क्या है, एलिवेटेड या नॉर्मल। ठीक है, या तो एलिवेटेड या नॉर्मल या फिर लो है। तो पहले एलिवेटेड वाला देख लेते हैं कि मान लो पैराथायरॉयड हार्मोन या तो नॉर्मल है या एलिवेटेड है। फिर क्या करना है तुम्हें, फिर तुम्हें क्रिएटिनिन और फॉस्फेट लेवल चेक करना है। ओके, अब मान लो कि क्रिएटिनिन और फॉस्फेट दोनों ही नॉर्मल है। ठीक है, और जो 24 आवर यूरिनरी कैल्शियम है वो लेस देन 100 मिलीग्राम है। तो इसका कॉज जो है वो है फैमिलियल हाइपोकैल्सियूरिक हाइपरकैल्सीमिया। ठीक है, यूरिनरी कैल्शियम तुम्हारा नॉर्मल है, तुम्हारा क्रिएटिनिन, तुम्हारा फॉस्फेट सब नॉर्मल है, तो इसका कॉज क्या हो गया कि फैमिलियल हाइपरकैल्सियूरिक हाइपरकैल्सीमिया। नेक्स्ट है कि क्रिएटिन तो नॉर्मल है, ओके, क्रिएटिनिन नॉर्मल है लेकिन जो फॉस्फेट है वो कम है। सो नॉर्मल क्रिएटिनिन, लो फॉस्फेट, और जब तुमने 24 आवर यूरिनरी कैल्शियम चेक किया वो ग्रेटर देन 300 मिलीग्राम। तो इसका कॉज क्या है, प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ओके, प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट जो है तुम्हारा कि ये दोनों ही एलिवेटेड है, क्रिएटिनिन भी एलिवेटेड है और फॉस्फेट भी एलिवेटेड है। ठीक है, तो फिर कॉज क्या है, टर्शियरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। देखो तुम चाहो ना तो क्लिनिकल फीचर्स और इन्वेस्टिगेशंस और लास्ट में ट्रीटमेंट लिख के छोड़ सकते हो, ये टेबल वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बट ये टेबल तुम्हारे क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है जब तुम्हें कॉज रूल आउट करना होगा कि कॉज क्या है हाइपरपैराथायरॉयडिज्म का। तो ये देख लिया हमने। एक बात बताओ, प्राइमरी आ गया, टर्शियरी आ गया, सेकेंडरी का आ गया। सेकेंडरी इसलिए नहीं आया, बेसिकली देखो अगर याद हो ना कि हाइपरपैराथायरॉयडिज्म जब हमने पढ़ा था तो प्राइमरी
तो वो होता है जहाँ पे जो थायराइड जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है उसका साइज इंक्रीज हो रहा, ठीक है। और सेकेंडरी वो होता है जो किसी डिजीज वगैरह की वजह से हो, हाँ ठीक है। और टर्शरी एक मिनट, और टर्शरी में क्या था, तुम बताओ यार टर्शरी में क्या था। कॉजेस उसमें तो क्रिएटिनिन और फॉस्फेट दोनों एलिवेटेड है। नहीं वो छोड़ो, हमने हाइपरपैराथायरॉयडिज्म पढ़ा था ना, उसमें कॉजेस पढ़े होंगे। देखो कहाँ पढ़ा था हमने? नहीं पढ़ा, अभी नहीं पढ़ा है चलो ठीक है। देखो पैराथायरॉयड हार्मोन, जो पैराथायरॉयडिज्म होते हैं ना, 3 टाइप्स के होते हैं। बेसिकली हम जब भी कोई डिजीज पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्राइमरी कॉज होता है, सेकेंडरी कॉज होता है। प्राइमरी कॉज जब उस ग्लैंड में ही कोई प्रॉब्लम हो, और सेकेंडरी कि किसी डिजीज की वजह से ऐसा हो। हाँ, बट इसमें 3 चीज़ें होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो प्राइमरी कॉज क्या है कि पैराथायरॉयड ग्लैंड बढ़ रहा है, ओके। सेकेंडरी कॉज क्या है, सेकेंडरी कॉज ये है कि जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ना उसका हाइपरप्लेजिया हो रहा है, ओके। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में दोनों में क्या है कि पैराथायरॉयड ग्लैंड में ही कोई दिक्कत आ रही है। लेकिन जो टर्शरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म होता है वो ये होता है कि किसी लाइक क्रॉनिक रीनल फेलियर वगैरह की वजह से हो रहा हो। तो जो टर्शरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की हम बात इसलिए नहीं कर रहे, सॉरी हमने टर्शरी की करी है, हमने सेकेंडरी की बात इसलिए नहीं करी है क्योंकि जो सेकेंडरी वाले में क्या होता है, सीरम कैल्शियम लेवल डिक्रीज होता है। तो मैं थोड़ा समझ नहीं आया, मैं दोबारा बता दूँ। हाइपरपैराथायरॉयडिज्म बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है प्राइमरी वाले में, इसमें वही है कि पीटीएस सिक्रेशन वगैरह बढ़ रहा है, मतलब जो प्रॉब्लम है वो ग्लैंड में, ठीक है। अभी बस इतना है, देखो प्रॉब्लम ग्लैंड में है, ठीक है। जो पीटीएच का सिक्रीशन है वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। जो सेकेंडरी वाला है इसमें क्या होता है, इसमें हाइपरप्लेशिया तो होता है पैराथायरॉयड हार्मोन का, ठीक है, लेकिन इसमें जो सीरम कैल्शियम लेवल होता है वो डिक्रीज होता है। तो इसलिए हमने सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की बात हाइपरगैसीमिया में नहीं करी क्योंकि ये हाइपोगैसीमिया का कॉज होता है, ओके। और टर्शरी में जो टर्शरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म होता है ये होता है क्रॉनिक रीनल फेलियर की वजह से, ऑलराइट। सो बेसिकली अगर मैं इनको और भी समराइज करूँ तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, अगर हमें जब हम पैराथायरॉयड हार्मोन वाला वो पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हम इन तीनों को कैसे वो कर सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि अगर पीटीएच, देखो पीटीएच तो तीनों में पढ़ा होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पैराथायरॉयडिज्म है। तो हम सीरम कैल्शियम का ही हेल्प लेते हैं और सीरम फॉस्फेट का हेल्प लेते हैं। तो पीटीएच क्या है, प्राइमरी पैराथायरॉयडिज्म, सेकेंडरी पैराथायरॉयडिज्म और टर्शरी पैराथायरॉयडिज्म तीनों में ही बड़ा होता है। लेकिन सीरम कैल्शियम जो है वो सिर्फ प्राइमरी और टर्शरी वाले में बड़ा होता है, सेकेंडरी वाले में जो सीरम कैल्शियम है वो क्या होता है, कम होता है। और इसी तरह फॉस्फेट इसका उल्टा होता है, फॉस्फेट प्राइमरी में कम होता है, बाकी दोनों में ज़्यादा होता है। तो इससे क्या है हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा पैराथायरॉयडिज्म है। सो बेसिकली ये जो तुम पूछ रहे हो सेकेंडरी पैराथायरॉयडिज्म हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसमें हाइपोकैल्सीमिया होगा, हाइपरकैल्सीमिया नहीं होगा, ओके। ठीक है। तो जो स्टार्टिंग में मैंने कॉजेज बताए थे ना, और फर्स्ट कॉज ही हाइपरपैराथायरॉयडिज्म था, वहाँ पे तुम वो लिख लेना कि हाइपरपैराथायरॉयडिज्म भी कौन सा, प्राइमरी वाला और टर्शरी वाला, ठीक है। सेकेंडरी वाला हाइपरपैराथायरॉयडिज्म नहीं होगा। चलो तो हम कहाँ थे, हाँ तो हमने बात करी थी कि पीटीएच की सीरम कैल्शियम जब बढ़ा हुआ आएगा तो नेक्स्ट स्टेप जो हमें देखना है वो देखना है पैराथायरॉयड हार्मोन का, ठीक है। तो पैराथायरॉयड हार्मोन या तो बढ़ा हुआ आएगा या कम आएगा। अगर बढ़े हुए आए तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है, अगर पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ा हुआ आया तो हमें देखना है फिर ये क्रेटिनिन फॉस्फेट बढ़े हुए आए, नॉर्मल आए, या फिर एक ज़्यादा और एक कम आ रहा है, तो उसमें अलग अलग डिजीज़ होती है, ठीक है। ये आई होप तुमने चार्ट देख लिया हो। नेक्स्ट चलते हैं कि अगर पैराथायरॉयड हार्मोन कम आ रहा हो तो क्या कॉजेस हो सकते हैं। तो हम चेक करेंगे पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड
एलिवेटेड, ठीक है, मतलब पैराथायर हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड चेक करेंगे। और ये क्या होगा, अगर ये एलिवेटेड हुआ तो कॉज क्या है, कोई मैलिग्नेंसी है, कहीं से एक्टोपिक हाइपरकैल्सीमिया, मतलब एक्टोपिक कैल्शियम प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, दूसरी चीज़ हम चेक करेंगे विटामिन डी, ठीक है, तो 25 हाइड्रोक्सी डी, अगर वो बढ़ा हुआ है तो बेसिकली पेशेंट ने ज़्यादा विटामिन डी लिया है, विटामिन डी टॉक्सिकेशन की वजह से कैल्शियम लेवल ज़्यादा आया है, ठीक है। और जो तीसरी चीज़ है कि या तो ये मतलब तीसरा यही है कि जो विटामिन डी लेवल है नॉर्मल है या फिर लो है। अगर ये नॉर्मल या लो है तो हम चेक करेंगे, देखो जो विटामिन डी है ना उसके दो फॉर्म है, एक तो 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी और दूसरा है 1,25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी। तो जो हमने 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी चेक किया था और वो बढ़ा हुआ आया था तो कॉज था विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन। अगर वो नॉर्मल है या लो है तो हम चेक करेंगे 1,25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी, ठीक है। ये क्या हो सकता है, या तो बड़ा हो सकता है या फिर कम हो सकता है। अगर ये कम है तो विटामिन ए की इंटॉक्सी मतलब टॉक्सिसिटी है, ठीक है, विटामिन ए की टॉक्सिसिटी है, या फिर क्या है हाइपरथायरॉयडिज्म है, या फिर मैलिग्नेंसी, या फिर इमोबिलाइजेशन, ठीक है। ये कॉजेस है कैल्शियम बड़े होने के। और अगर ये बढ़ा हुआ है तो कॉज क्या है, सार्कोइडोसिस, मतलब ग्रैनुलोमेटस डिजीज है कोई, ठीक है। तो ये था तुम्हारा पूरा कैल्शियम का, ठीक है। अगर ये चार्ट तुम्हें याद हो तो तुम रूल आउट कर सकते हो कि क्या कॉज है आसानी से। नेक्स्ट चलते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट में क्या है, अगर तो माइल्ड है मतलब 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम आ रही है वैल्यूज़, ठीक है, तो तुम उसको ट्रीटमेंट में बस हाइड्रेशन बोलोगे, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी ले, अदरवाइज किडनी में स्टोन्स वगैरह बनने की पॉसिबिलिटी होगी, उसको समझा देना, तो ज़्यादा से ज़्यादा ओरल फूड ले। और अगर कोई भी ऐसा फैक्टर है जो ये कॉन्ट्रीब्यूट मतलब कोई भी पॉजिटिव फैक्टर है उसको तुम रूल आउट करोगे, ठीक है, वो लेने से, जैसे कि हमने पढ़ा था थाइजाइड डायूरेटिक्स, तो वो लेने से उसको मना करना। अगर लिथियम कोई ऐसी मेडिसिन ले रहा है जिसमें लिथियम हो तो वो बंद करवा देना। अगर वो विटामिन डी या कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले रहा है तो वो बंद करवा देना। इसके अलावा तुम्हें ट्रीटमेंट में कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, बस हाइड्रेशन और डायूरेटिक्स बंद कराना है, लिथियम टैबलेट्स बंद कराने हैं, विटामिन डी या कैल्शियम सप्लीमेंट्स बंद कराने हैं। मॉडरेट में क्या होगा, मतलब अब क्या है 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो गया है तो तुम्हें आईवी फ्लूइड चढ़ाना होगा। आईवी फ्लूइड में भी क्या, नॉर्मल सलाइन क्या करेगा, जो रीनल एक्सक्रीशन है कैल्शियम का वो इंक्रीज करवा देगा, ठीक है। बाकी तुम इसमें लूप डायूरेटिक्स, डायलिसिस, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है तो डायलिसिस वगैरह भी कंसिडर कर सकते हो। तो मॉडरेट टू सीवियर में ये सब मॉडरेट एंड सीवियर में आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल सलाइन, लूप डायूरेटिक्स, कैल्सिटोनिन, बाईफॉस्फेट्स, बिसफॉस्फेट, या फिर डायलिसिस या स्टीरॉइड्स। और बाकी तुम्हें कॉजेज़ को ट्रीट करना है, ओके। और कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्लिनिकल फीचर्स में भी कवर हो गए कि किडनी स्टोन्स हो सकता है, किडनी स्टोन्स हो गए, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, या फिर कार्डियक एरिथमिया, और एक हो सकता है, सही है, ठीक है, 3 वो है किडनी स्टोन, ऑस्टियोपोरोसिस और कार्डियक एरिथमिया, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम हाइपोकैल्सीमिया पे।
हाइपोकैल्सीमिया। तो यहाँ भी अगेन वही बात है कि कैल्शियम में या तो हम टोटल कैल्शियम देखें या आयनाइज, बट मोस्टली तुम आयनाइज वाला देखना। बट हाइपोकैल्सीमिया हम कब बोल सकते हैं, या तो टोटल कैल्शियम 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो, या फिर जो आयोनाइज कैल्शियम है वो क्या हो, 4.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो। आयोनाइज वाला तुम्हें करेक्ट वैल्यू देगा। कॉजेस पे आ जाते हैं। कॉजेस में क्या है, जो कॉजेस हमने वहाँ पढ़े, पहला क्या था, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपो हो जाएगा, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। और हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का जो कॉज है वो कुछ भी हो सकता है, सर्जिकल रिमूवल हो सकता है ग्लैंड का, या फिर कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती है जिसकी वजह से पैराथायरॉयड हार्मोन कम प्रोड्यूस हो रहा हो, ठीक है, या फिर कंजेनाइटल कॉज हो सकता है कोई। दूसरा क्या था, विटामिन डी वहाँ पे ज़्यादा हो रहा था, यहाँ पे क्या है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है। तो अगर किसी पर्सन में विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो विटामिन डी क्या करेगा, जो गट एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम है वो डिक्रीज कर देगा, तो उसको हाइपोकैल्सीमिया भी डेवलप हो जाएगा। तीसरा क्या है, क्रॉनिक किडनी डिजीज, ठीक है, और यही क्रॉनिक किडनी डिजीज है। तो इससे क्या है कि जो किडनी क्या करता है, हमारा विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म करता है। तो अगर किसी की किडनी ऑलरेडी ख़राब है तो उसको विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी, और विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी तो कैल्शियम डेफिशिएंसी भी होगी। नेक्स्ट क्या है, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में क्या है, जो कैल्शियम है ना वो फैट नेक्रोसिस वाली जगह पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सीरम कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाता है। इसके अलावा मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। मैग्नीशियम जो है पैराथायरॉयड हार्मोन के सिक्रीशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर मैग्नीशियम कम होगा तो पैराथायरॉयड हार्मोन भी सिक्रीट नहीं होगा और कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। इसके अलावा एल्कोलोसिस, और लास्ट है तुम्हारा ड्रग्स। अभी जो 2 ड्रग्स के मैंने नाम बोले थे, कैल्सिटोनिन जो हम हाइपर कैल्सीमिया के ट्रीटमेंट में यूज़ कर रहे थे, मैंने लिखा नहीं था बस नाम बोला था, कैल्सिटोनिन, और बिसफॉस्फेट है ये, या बाईफॉस्फेट देख लेना, बिसफॉस्फेट है इससे, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, हाइपोकैल्सीमिया कॉज करता है, ओके। नेक्स्ट आ जाता है क्लिनिकल फीचर्स पे। तो अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले समझाया था कि जो कैल्शियम होता है वो क्या करता है, डीपोलराइजेशन करता है नर्व्स का। तो जब कैल्शियम ज़्यादा था तो नर्व एक्टिविटी क्या हो रही थी, इनहिबिट हो रही थी, नर्व एक्टिविटी कम हो रही थी, ठीक है। तो वो हमने ऊपर देखा हाइपरगैसीमिया में। बट यहाँ पे क्या है, सीरम कैल्शियम कम है तो नर्व एक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, मतलब यहाँ पे डीपोलराइजेशन ज़्यादा होगा, ओके। तो यहाँ पे जो भी तुम्हें क्लिनिकल फीचर्स आएंगे ना वो एक्सेसिव नर्व एक्टिविटी या एक्सेसिव मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन वगैरह के आएंगे। सो बेसिकली हमें बच्चों में क्या क्या देखने को मिलता है, टेटनी, ठीक है, इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स हो रहा है। इसके अलावा कार्पोपीडल स्पाज्म, और स्ट्राइडर का क्या है, बेसिकली जहाँ भी मसल्स है, तुम्हारी रेस्पिरेटरी मसल्स है उनका ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है तो वीजिंग, स्ट्राइडर, ये सब कंप्लेन आएगी, ओके। कन्वर्जेंस की अगर तुम्हें डेफिनेशन याद हो तो वो भी यही था, एक्सेसिव नर्व स्टिमुलेशन या एक्सेसिव न्यूरोनल एक्टिविटी, ठीक है। तो नर्व की एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, न्यूरॉन्स की एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, तो उसकी वजह से ये कन्वर्जेंस। तो स्पाज्म जहाँ भी ज़्यादा हो रहा है, जहाँ भी मसल्स की एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है उस हिसाब से तुम्हें सिम्टम्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एडल्ट के लिए भी हो जाएगा, बच्चों के लिए भी हो जाएगा ना, एडल्ट रख देना। तो अगर लिम्ब में ज़्यादा हो रही है एक्टिविटी, ठीक है, लिम्ब स्पाज्म हो रहा है, कार्पोपीडल स्पाज्म वगैरह हो रहा है तो टेटनी। अगर
ब्रोंको मतलब रेस्पिरेटरी स्पाज्म हो रहा है तो वीजिंग या स्ट्राइडर, वोकल कॉर्ड का स्पाज्म हो रहा है तो वॉइस में चेंजेस, और अगर तुम्हारे ईसोफेगस वगैरह का हो रहा है तो स्वेलिंग में डिफिकल्टी आएगी, दैट इज डिस्फेजिया। ठीक है, ये इसके अलावा जो एडल्ट है ना उनके क्या है, लिप्स के अराउंड भी टिंगलिंग, और लिप्स हो गए, फेस हो गए, ठीक है, हैंड्स हो गए, तो उनके अराउंड भी टिंगलिंग और पैरेस्थीशिया डेवलप हो जाता है। तो इस वाली स्पेसिफिक जो माउथ के अराउंड हो रहा है ना, इसको कहते हैं सर्कम ओरल पैरेस्थीशिया, सर्कम ओरल पैरेस्थीशिया। नेक्स्ट चलते हैं कुछ साइंस पे जो हाइपोकैल्सीमिया के स्पेसिफिक साइंस है। पहला है प्रोजाउ साइन। इसमें क्या होता है, जब हम पेशेंट का बीपी चेक करते हैं, मतलब उसमें स्पेग्नोमैनोमीटर लगाते हैं उसके अपर आँख पे, उसका कफ जो लगाते हैं, तो जितना उसका सिस्टोलिक बीपी आया है ना, उससे अराउंड 10-20 mg ज़्यादा तुम कफ को इन्फ्लेट करोगे और देखोगे कि उसके जो हैंड है ना उसमें तुम्हें स्पाज्म देखने को मिलेगा। ठीक है, कि वो कुछ शेप बना रहा है अपने हैंड में। ओके, जैसे ये है, जैसे मेरे हाथ अभी ऐसे नॉर्मल है तो वो ऐसे कर दे। ओके, तो वो ऐसे फिंगर, जो फर्स्ट फिंगर और थंब है ना, उसका स्पाज्म, उसमें कुछ मतलब कैरेक्टरिस्टिक तुम्हें वो देखने को मिलेगा, बेसिकली स्पाज्म देखने को मिलेगा, कार्पल स्पाज्म। ओके, तो इसे कहते हैं ये। तो बेसिकली ये कब है, जब तुमने कफ लगाया स्पेग्नोमैनोमीटर का उसके, और जो तुम मतलब कफ को इन्फ्लेट किया है सिस्टोलिक बीपी से, सिस्टोलिक प्रेशर से 20 mg ज़्यादा। दूसरा साइन है चॉपस्टिक साइन। इसमें क्या है कि जब तुम पेशेंट के पैरोटिड ग्लैंड मतलब चीक पे उसको टैप करोगे ना, तो वहाँ पे ट्विचिंग होगी। ओके, तो टैपिंग करोगे ओवर द ब्रांचेस ऑफ फेशियल नर्व, तो फिर क्या होगा, पेशेंट को ट्विचिंग होगी। ये दो साइंस हो गए हाइपोकैल्सीमिया के। ओके, और सीवियर केसेस में क्या हो सकता है, कोमा, कंफ्यूजन, कोमा, सीजर्स, इरिटेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि हाइपो है तो कंफ्यूजन नहीं होगा, जो इंक्रीज हुआ है कंफ्यूजन भी हो सकता है, ऐसी बात है। ठीक है, सीजर, इरिटेबिलिटी, कोमा, ऐसे। नेक्स्ट है ईसीजी फाइंडिंग। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, हाइपरकैल्सीमिया में जो क्यूटी इंटरवल था वो शॉर्ट हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, प्रोलॉन्ग। ओके, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल। इसके अलावा कुछ स्किन में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि हेयर ब्रिटल हो रहे हैं, या फिर नेल्स है वो ब्रिटल हो रहे हैं।
हम यही थे कि नेल्स ब्रिटल हो सकते हैं या हेयर वगैरह भी ब्रिटल हो सकते हैं हाइपोकैल्सीमिया की वजह से। ठीक है, तो ये सब हो गया। फिर इन्वेस्टिगेशन हमें पता ही है, वही है क्या कि सीरम कैल्शियम लेवल चेक कर लोगे, करेक्टेड कैल्शियम लेवल चेक कर लोगे, पैराथायरॉयड हार्मोन चेक करोगे, विटामिन डी लेवल चेक करोगे। ओके, यही चीज़ है। और क्योंकि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की वजह से भी हो रहा है तो KFT भी करा लेना पेशेंट का। ओके, और बाकी साइंस वगैरह तो है ही। नेक्स्ट कम ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में जो भी साइंस आ रहे हैं वैसे ही ट्रीटमेंट हो गए। जैसे टेटनी के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट वगैरह चलाते हैं, ठीक है, तो उनसे हम इसकी बात नहीं कर रहे। बट इसके अलावा जो मैनेजमेंट में अगर क्रॉनिक हाइपोकैल्सीमिया है तो पेशेंट को तुम सप्लीमेंट्स दोगे। ओके, सप्लीमेंट्स में क्या है, कैल्शियम और विटामिन डी। और ठीक है, तो ये दोनों देना है। ये नहीं कि हाइपोकैल्सीमिया है तो सिर्फ तुम कैल्शियम दे रहे हो, तुम्हें विटामिन डी भी देना है, क्योंकि तुम्हें पता है कि विटामिन डी ही है जो कि एब्जॉर्प्शन करेगा, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन। ओके, करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। एक